पर जबरदस्त हंगामा। जम्मू कश्मीर असेंबली की कार्रवाई पिछले 4 दिनों से चल रही है। आप सभी को हर दिन की पल पल अपडेट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। आज चौथे दिन डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के उस बयान पर भी हंगामा हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराजा हरि सिंह को लोगों ने नहीं चुना था बल्कि वो खुद एक डिक्टेटर थे। डिप्टी सीएम ने इस बयान की बीजेपी ने सख्त तनकीद की और इससे माफी मांगने का भी मुतालबा किया। फूके जा रहे हैं तो अच्छी बात है। इसका मतलब मुझे तो लगता है कि मैं लीडर लगा के पुतले फूकने में लगता है मैं बहुत बड़ा लीडर बन गया। लेकिन वो कहते हैं कि आपने कोई गलत कहा है, कुछ नहीं कहा। हमने जो कहा सही कहा और जो मैंने अपनी बातें कही हैं वो सही है। किसी भी कौम का कोई भी शहीद हो, चाहे वो किसी भी कौम का हो, उनके खिलाफ अपशब्द नहीं कहना चाहिए। डिफरेंसेस जरूर हो सकते हैं लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम अपशब्द कहें। मगर आपने मेरे साथ लीडर ऑफ अपोजिशन है सुनील शर्मा साहब। सुनील सर, जिस तरह से हमने कल देखा बहुत शोरगुल हुआ और शोरगुल होगा जो जिस प्रकार की हरकतें नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक कर रहे हैं और यहाँ पे बिल्कुल ही एक एंटी नेशनल राष्ट्र विरोधी माहौल खड़ा करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। शोर तो होगा ही इसमें। सर, अगर हम देखें कल जिस तरह से छुट्टी की मांग की गई कि दोबारा से छुट्टी रिस्टोर की जाए, जो ये छुट्टी वो लोगों के लिए मांग रहे थे जिन लोगों ने उस वक्त राष्ट्रद्रोह किया था, जिन लोगों ने उस वक्त बगावत की थी और कश्मीरी पंडित हिंदू समाज की हत्याएं की थी, लूटपाट की थी और घर जलाए थे, दुकानें जलाई थी। उसके बाद पुलिस फोर्स ने उस वक्त जो कार्रवाई की उनके लिए छुट्टी की डिमांड करते हैं। मुझे लगता है कि जो अनएक्सेप्टेबल है। डिप्टी सीएम ने कहा कि वो सब मार्टियर्स थे, उन्होंने संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए शहीदियां दी। देखिए, डिप्टी सीएम साहब को थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़नी होगी। उन्हें ये पता करना होगा कि ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई। एक अब्दुल कादिर जो नॉन स्टेट रेजिडेंट था, जिसे यहाँ पे लाया गया, जिसने महाराजा के खिलाफ और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ एक मस्जिद में, एक मॉस्क में एक माहौल पैदा करने की कोशिश की गई। जब उसे अरेस्ट किया गया तो इस भीड़ ने, जो भीड़ पहले से ही तैयार थी और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने वो तैयार की हुई थी, उस भीड़ ने एक महाराजगंज, विचारगंज ऐसे मोहल्लों पे हमला कर दिया और उसके बाद ये सारा साना सामने आया। तो आज उसे मार्टियर कहना, मुझे लगता है कि डिप्टी सीएम साहब को थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना। बीजेपी ने पहले ही कह दिया था कि 370 एंटी नेशनल कोई भी बात होगी तो बिल्कुल भी आज भी हम कहते हैं 370 ही नहीं, मैं तो कहता हूँ अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी नेशनल कोई भी चीज नहीं हम चलने देंगे। तो यहाँ पर जो सुनील शर्मा साहब थे वो बात कर रहे थे, साफ तौर पर उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो है सदन में जो देश विरोधी बातें हो रही है, बीजेपी लगातार उसको लेकर जो है आवाज उठाती रहेगी और सदन में अगर जम्मू कश्मीर के वेलफेयर के लिए काम होगा, अच्छे यहाँ पर बिल्स लाए जाएंगे तो यकीनन उस पर जो है चर्चा अच्छी होगी। कल उमर अब्दुल्ला ने बजट भी पेश करना है, लेकिन आज का दिन भी जम्मू विधानसभा सत्र में जो है काफी हंगामे भरा वाला रहने वाला है। जम्मू से केसर टीवी के लिए ख्वाहिश पटियाला की रिपोर्ट। उसके अलावा डोडा से आप एमएलए महराज मलिक के एक बयान पर भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी के एमएलए नशा बेचते हैं। बीजेपी ने आप एमएलए के इस बयान पर जबरदस्त हंगामा काटा, सख्त तनकीद की और स्पीकर से महराज मलिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर डाली। अभी ये 2 नशे पे बात कर रहा था। मैंने बोला मुझे पता है मेरे नौजवान नशा कौन सा ले रहे हैं, तो वो जो स्पोक्स पर्सन है वो मुड़ के देखने लगा, कहता हाँ इसको पता है। इसका मतलब वो मुझे बताना चाहता था कि मैं नशा करता हूँ इसलिए मुझे पता है। जब वो बेच रहे हैं उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं जान रहा हूँ, नौजवानों के दर्द को समझ सकता हूँ। क्या मुझे नहीं पता ये इंजेक्शन लगा रहे, क्या मुझे नहीं पता ये अफीम ले रहे, क्या मुझे नहीं पता ये चरस ले रहे। ये कॉमन नशा है, इस वक्त हर घर के अंदर है, ये कॉमन चीजें हैं। डॉक्टर्स को पता है, पुलिस को पता है, सरकार को पता
पता है, महराज को पता होने पे इतना वो नाराजगी जैसे नहीं, सुन लीजिए उनके कहने का पार्टी कैसे कल का मामला उनका ये था कि जैसे मुझे नशा मैं करता हूं, मैं बेचता हूं, मैं ही हूं, बाकी ये साफ सुथरे, ये दूध के धुले हुए पुजारी यहाँ पर बैठे हुए। यहाँ पे जो ऑटोक्रेटिक रूल था वो खत्म हो, ऑप्रेसिव रूल था जो यहाँ जुल्म और सितम कश्मीर के हर एक तबके पे था, पूरे जम्मू कश्मीर में, हमारे उन शहीदों पे कोई भी तौहीन हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और ये जो बीजेपी का जो इनकी कोशिश रही है टू इरेज आ कलेक्टिव हिस्ट्री, आ कलेक्टिव मेमोरी, ये हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और हम चाहते हैं कि सुनील शर्मा साहब पहले माफी मांगे जम्मू कश्मीर के लोगों से, जम्मू कश्मीर की आवाम से। आप हमें नहीं बता सकते हु आर हीरोज आर। पहले भी हम ये दिन मनाते थे और हम गुजारिश करते हैं सभी जमातों से कि पीडीपी ने रेजोल्यूशन जरूर लाई है, लेकिन हम चाहते हैं कि एनसी, कांग्रेस, पीसी, सब जमातें, बीजेपी भी ये रेजोल्यूशन को पास करे, क्योंकि हम चाहते हैं शेख अब्दुल्ला साहब का दिन ही नहीं, मार्टियर्स डे भी हर साल जैसे 13 जुलाई को बनता था वो बने। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर असेंबली में कल और आज 2 दिनों से 13 जुलाई की छुट्टी की तजवीज़ की भी बीजेपी ने मुखालिफत कर डाली। इस मामले पर भी आवाम का जबरदस्त हंगामा हुआ। पीडीपी ने 13 जुलाई को शहीद दिवस मनाने की मांग की, उसको लेकर के कांग्रेस और एनसी भी पीडीपी के साथ है। लेकिन अब इस मामले पर ऐवान के बाहर पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने जबरदस्त मुजाहरा किया, बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करती नजर आई। चीफ मिनिस्टर साहब ने महाराजा के विरुद्ध डिक्टेटर शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका हमें पूरा अफसोस है और हम इस हाउस में ऐसे शब्द की निंदा करते हैं। कश्मीर की पहली शहादत टीकालाल टप्पू की है, जो भारतीय जनता पार्टी का विचार लेके कश्मीर में था। आपको अपॉलॉजी लेनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि पूरा डोगरा समाज, पूरा जम्मू का समाज इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इसके अलावा एमएलए सज्जाद लोन ने भी इस अहम मामले पर असेंबली में अपनी बात रखी और सज्जाद लोन ने 13 जुलाई की छुट्टी के मामले पर खुलकर अपनी बात कही। उनके साथ ही उन्होंने आर्टिकल 370 पर एनसी की तजवीज़ और एलजी के खिताब पर भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। I don't think they should have used the words or denigrated what is sacred to us. एक sanctity होती है किसी चीज की, हिस्ट्री की एक sanctity है। I don't think anybody has the right to denigrate what is sacred to us. In my humble capacity, I condemn whatever was said yesterday. And I'll tell you, I will stop and say that this looks more like a love letter to the BJP rather than LG's address. I would expect a good LG's address with amendments rather than this love letter. That if you are serious about statehood, autonomy resolution you passed in assembly. 370 का हम नहीं मानते हैं, आप बोलते हो आपने स्पेशल स्टेटस का किया इन असेंबली। ये स्टेटहुड का रेजोल्यूशन कैबिनेट में क्यों गया? देखते यहां लाते, हम देखते ये किसको वोट डालते, क्या ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में है या खिलाफ है? एटलीस्ट इनका भी तो टेस्ट होता, वो भी आपने वहां कैबिनेट में लाकर इनको बचा दिया। सर, these are aspirations. Don't condemn aspirations to early graves. जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस प्रोग्राम के बाद या इस नाराजगी के बाद नेशनल मोशन ऑफ थैंक्स का असेंबली में जवाब दिया और इस मौके पर उन्होंने 370 पर जमकर मोदी सरकार की तनकीद भी कर डाली। 370 को खत्म करने से कौन सी बेहतरी आई है, उन्होंने पूछ डाला। टेररिज्म और करप्शन जो का तू है, उन्होंने कहा। और इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि अपने वादे पर कायम हैं और हम अगले 5 साल के अंदर आवाम से जो भी वादे किए हैं उसे पूरा कर डालेंगे। ये खुतबा 4 महीने वाले पहले को रिप्लेस नहीं करता, उसको ऐड कर देता है। तो मेरे वो साथी जो ये तासुर शायद पैदा कराने की कोशिश कर रहे हैं, जनाब हम कुछ चीजों पे अचानक खामोश हो गए, हमने कुछ चीजों का जिक्र नहीं किया, शायद 4 महीने पहले किया था लेकिन अब नहीं किया क्योंकि अब किसी ने कहा ये कोई प्रेम पत्र है। अब अगर हमने प्रेम पत्र लिखना होता हम पहले खुतबे में लिखते,
कहा कि 370 को लेके हम हाउस का टाइम जाया करते हैं, लेकिन जितना हमने 370 पे बात की उससे ज्यादा तो शायद उस तरफ से बात आई। हर तकरीर में 370 को हटाने की जस्टिफिकेशन वहां से आई। आप खुद ऐसे काम गिन रहे थे। मैं थोड़ी देर के लिए मैं दीवारों के आसपास देख रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पार्लियामेंट शिफ्ट कर गया, क्योंकि आपकी तकरीर तो ऐसा लग रहा था जैसे आप प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे अपनी तकरीर कर रहे हैं बजाय लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एड्रेस पे। यहां के काम गिनने के बजाय आप दिल्ली की हुकूमत, मरकजी हुकूमत के काम गिन रहे थे। आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की, कोई रिंग रोड, कोई ये रोड, कोई वो रोड, कोई ये। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं ना, मुझे ये बताइए इनमें से कौन से ऐसे काम हैं जो बिना 370 हटाए नहीं मुमकिन होते? बताएं, क्योंकि आज तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। आप जो काम गिनते हो, IIT, IIM, एम्स, रिंग रोड, ये बाकी चीजें, इनमें से ज्यादातर वो काम हैं जो 2019 से पहले शुरू हुए। कहा कि 370 को लेके हम हाउस का टाइम जाया करते हैं, लेकिन जितना हमने 370 पे बात की उससे ज्यादा तो शायद उस तरफ से बात आई। हर तकरीर में 370 को हटाने की जस्टिफिकेशन वहां से आई। आप खुद ऐसे काम गिन रहे थे। मैं थोड़ी देर के लिए मैं दीवारों के आसपास देख रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पार्लियामेंट शिफ्ट कर गया, क्योंकि आपकी तकरीर तो ऐसा लग रहा था जैसे आप प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे अपनी तकरीर कर रहे हैं बजाय लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एड्रेस पे। यहां के काम गिनने के बजाय आप दिल्ली की हुकूमत, मरकजी हुकूमत के काम गिन रहे थे। आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की, कोई रिंग रोड, कोई ये रोड, कोई वो रोड, कोई ये। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं ना, मुझे ये बताइए इनमें से कौन से ऐसे काम हैं जो बिना 370 हटाए नहीं मुमकिन होते? बताएं, क्योंकि आज तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। आप जो काम गिनते हो, IIT, IIM, एम्स, रिंग रोड, ये बाकी चीजें, इनमें से ज्यादातर वो काम हैं जो 2019 से पहले शुरू हुए। मैं आज इस हाउस में जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो बातें A to Z, जो बातें हमने अपने मैनिफेस्टो में की हैं, हम इन आने वाले 5 साल में उन बातों पे कायम रह के उनको पूरा करेंगे। फिलहाल सवाल कई सारे हैं। असेंबली में जिस तरह की कार्रवाई चल रही है और जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, उससे साफ जाहिर है कि असेंबली के लोगों के दरमियान कुछ चीज़ें ख़ास तौर पे आम है। 370, नशा और उसके अलावा जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड, उसके अलावा अपने अपने जो मुतालबात हैं सभी पार्टियों के, वो सब के सब। आज की कार्रवाई थोड़ी और ज़्यादा गहन रही, क्योंकि असेंबली के दौरान एक तरफ आम आदमी पार्टी के MLA मेराज मलिक का हंगामा देखने को मिला और उनकी बयानबाजी से काफ़ी ज़्यादा और भी ज़्यादा हंगामा हुआ और बीजेपी के MLAs काफ़ी नाराज़ हुए। उसके साथ साथ सुरेंद्र चौधरी ने जिस तरह की बात कही वो भी ज़रूर सोचने वाली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर असेंबली की कार्रवाई पिछले 4 दिनों से चल रही है और ऐसा कुछ भी आज की तरह देखने को नहीं मिला था, क्योंकि आज डिप्टी CM खुद नाराज़ आए, बीजेपी पे तनकीद करते नजर आए। यहाँ तक कि उन्होंने हरी सिंह को डिक्टेटर कह दिया और उसके साथ साथ मेराज मलिक ने बीजेपी के MLAs को नशा बेचने वाला कहा। और अब CM उमर अब्दुल्ला काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नजर आया और उन्होंने वोट ऑफ थैंक्स के दौरान जिस तरीके की बातें कही, साफ तौर पे LG पे कटाक्ष रहा, क्योंकि LG को कहा कि आप प्रेसिडेंट नहीं थे, क्योंकि आपकी स्पीच से लग रहा था कि आप पार्लियामेंट में बोल रहे हैं और आप प्रेसिडेंट हैं। मुल्क की तारीफ गिनवा रहे थे, आप दिल्ली की तारीफ गिनवा रहे थे, आप जम्मू कश्मीर के LG हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते, जम्मू कश्मीर में क्या कुछ किया, जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होना चाहिए था और जम्मू कश्मीर में क्या
क्या कुछ होने की जरूरत है, उन पर शायद बातचीत होती तो ज्यादा बेहतर थी। खैर, सवाल दर सवाल अपनी जगह है, क्योंकि माजी के अगर पास्ट के अगर वरक उलटते हैं, पेजेस पलटते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कोई भी पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है। चाहे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर पीडीपी की बात करें, बीजेपी की बात करें, इवन कांग्रेस की बात करें और इवन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें। देखिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि हम में से कोई भी फतवा देने के लिए यहां पे नहीं है और हम फतवा दे भी नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आवाम को रिप्रेजेंट करना है तो ये देखना जरूरी है कि आवाम का फायदा कितना हुआ और कौन सी सियासी जमात ने कितना ज्यादा फायदा किया। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर में सियासत नाच रही है उस नशे पर जिसका कोई अता पता नहीं है, जिसके लिए कोई कानून नहीं है। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से शेख अवैस साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जनाब रविंद्र सिंह सलातिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से, सर इस्तकबाल है आपका। और एडवोकेट शेख नासिर साहब पीडीपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा मैं सलातिया साहब आपकी तरफ आऊंगा और ये जो चौथे दिन की कार्रवाई थी बजट इजलास का, उसके ऊपर आपका स्टेटमेंट, रद्द अमल। सबसे पहले तो मैं जितने भी पैनलिस्ट और आपको नमस्कार करता हूं। नमस्कार। 4 दिन से जैसे आपने बताया कि असेंबली में रक्स बना हुआ है और बजट पे जो एलजी साहब का भाषण हुआ और उसके बाद लगातार हंगामे देखने को मिल रहे हैं, तो उसका मुख्य कारण तो यही नजर आता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए थे पब्लिक से, अपने चार्टर में दिए हुए हैं, मैनिफेस्टो में दिए हुए हैं, है कि वो अपने वादों से कहीं पीछे हट रहे हैं और उसको कवर अप देने के लिए अब वो भारतीय जनता पार्टी पे ये सारा इल्जाम उसके ऊपर लगाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ऐसा करने से मसले हल नहीं होंगे। आप मैंडेट मिला है और अब जो पीडीपी है वो तो अब उसका वर्चस्व भी खो चुकी है और कांग्रेस अपना वर्चस्व खो चुकी है। वो तो बात करने से क्या कहेगी, ठीक है। exactly. वो अपना गुस्सा निकाल सकती है, वो अपना रोष प्रकट कर सकती है, मगर उनका वर्चस्व नहीं है। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैंडेट लिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने जो मैनिफेस्टो में जितने भी काम रखे हैं, पब्लिक अब उनको ढूंढ रही है और पूछ रही है कि वो काम कब शुरू होंगे, कैसे होंगे, कब बिजली का बिल 200 पॉइंट्स आएगा। तो ऐसी चीजें, बहुत सी जो चीजें उन्होंने उजागर की हुई है उस मैनिफेस्टो में, वो पब्लिक का डिमांड है कि अब पब्लिक पूछ रही है तो वो सब चीजें वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फेंक रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो सीधा उन्होंने अपना जो भी पॉइंट्स रखे हैं उनके ऊपर कहीं भी वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी कोई भी, हाँ, कोई अच्छी चीज होगी उसका सपोर्ट करेगी, और कोई जैसे अब जो बात की जा रही है छुट्टी की 13 जुलाई की, 13 जुलाई की जो छुट्टी की बात की जा रही है उस पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी कंप्रोमाइज नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो चीजें हुई हैं अब वो चीजें वापस नहीं आने वाली। ये एनसी को भी पता है और पीडीपी को भी पता है, मगर अपने लोगों को खुश करने के लिए वो ऐसा प्रदर्शन करके और लोगों को बरगलाया जा रहा है। ठीक है सलाते सब, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपसे समझ लेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। बेसिक चीजें ये है कि 1931 में उस वक्त हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था और ये मुल्क का हिस्सा भी नहीं था, अंग्रेजों के मातहत जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त ये सारी चीजें लागू नहीं होती है। लेकिन अगर 1948-46 के बाद हमारे मुल्क से एक अलग अंग हमारे साथ जुड़ता है जो हमारे अंग का कहीं ना कहीं हिस्सा था, तो उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो घटनाएं हैं, उनकी जो याददाश्त है, उनकी चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वो चीजें उनके साथ रहती हैं, वो रहेंगी हमेशा के लिए। तो वो उनके प्रोस्पेक्टिव से चलेगी या हमारे प्रोस्पेक्टिव से? ऐसा है कि आपने हिस्ट्री को दोहराया है जी। हिस्ट्री बयान की जाती है और आपको पता है इससे ही काम चलता है। अब हिस्ट्री में जब ये हाल ही में जो कल डिप्टी सीएम साहब जो सुरेंद्र चौधरी ने जो बयान दिया है, बहुत ही कंडेमेबल है, बहुत ही खतरनाक बयान है। बिल्कुल। इसके कहने पे बयान दिया, कैसे उन्होंने इस बयान को तर्जमानी दी है, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर है। कोई इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसका टूल जो है वो सुरेंद्र चौधरी यूज हो रहा है। मैं सुरेंद्र चौधरी की ज्ञानता पे
बहुत ही शर्मिंदा हूं कि कैसा बयान दिया उन्होंने। उन्होंने कहा है कि महाराजा साहब डिक्टेटर थे। बिल्कुल, डिक्टेटर मीन्स तानाशाह है। तानाशाह थे, हाँ। अगर वो डिक्टेटर थे तो फिर मैं ये कहूंगा कि डिप्टी सीएम साहब ट्रेटर हैं, वो गद्दार हैं। अगर इस बात को नहीं समझ सके कि वो तानाशाह, वो उनको डिक्टेटर कह रहे हैं, तो फिर मेरा तो वर्ड यही निकलेगा कि वो ट्रेटर हैं, वो गद्दार हैं। उन इस डोगरा लोगों के जैसा बयान उन्होंने दिया है। महाराजा साहब ने तो आप हिस्ट्री को जानते हैं जी। हिस्ट्री ये कहती है कि अगर महाराजा साहब अकॉर्ड नहीं करते तो ये जम्मू कश्मीर का विलय कैसे होता, बताइए मुझे। नहीं, बिल्कुल, हिस्ट्री तो ये भी कहती है कहीं ना कहीं अकॉर्ड करनी उनकी एक मजबूरी बन गई थी, वो नहीं चाह रहे थे। खैर, उस चीज में नहीं पड़ेंगे वरना शायद हमारा टाइम, आपका टाइम, कीमती टाइम थोड़ा बर्बाद होगा। हम आते हैं इस टॉपिक पे। हमारे साथ शेख नासिर साहब भी जुड़े हुए। नासिर साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, 4 दिनों से जो कुछ चल रहा है उसमें साफ तौर पे एक चीज झलकने को मिली, बीजेपी की जीत हो नहीं हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हो या नहीं हो, पीडीपी की जरूर जीत हुई है। पीडीपी ने अपने प्लेटफॉर्म पर एनसी को लाके खड़ा कर दिया। ये आज तक का रिजल्ट नजर आया। देखिए, चुनाव से पहले जो कुछ वादे या मैनिफेस्टो हर पार्टी के सामने, पार्टी लोगों के सामने रखती है, बड़ी बात है कि पार्टियां इक्तदार में आने के बाद उसे भूल जाती हैं, और यही अंतर है पीडीपी में और बाकी जमातों में। हम चुनाव के दौरान जो लोग उनसे कमिटमेंट्स करते हैं, जो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है, चुनाव के बाद भी हम उस पर टिके रहते हैं, चाहे हम सत्ता में हों या हम सत्ता से बाहर। हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई, लेकिन जो मैनिफेस्टो हमने चुनाव के दौरान 2014 में लोगों के सामने लेकर के गए थे, उसी मैनिफेस्टो पर हमने बीजेपी को भी लाया। बीजेपी ने हमारे साथ सरकार बनाई, हमारे एजेंडे पर उनको चलने पर हमने मजबूर किया। हमने कहा सेपरेटिस्ट से बात करनी होगी, बीजेपी सेंट्रल सरकार ने जो है सेपरेटिस्ट से बात करने के लिए डेलीगेशन भेजे। हमने कहा पत्थरबाजों के साथ नरमी होगी, तो नरमी हुई, हमने एफआईआर वापस लिए। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि पीडीपी ने चुनाव के दौरान जो लोगों से वादे किए हैं, उन वादों को अमलाने की भरपूर कोशिश की, और इस बार भी वही हुआ जो हमने चुनाव के दौरान लोगों से कमिटमेंट्स की थी। भले ही हमारा नंबर असेंबली में कम है, लेकिन इरादे वही हैं, मंसूबे वही हैं, और उसी बात पर आज भी हम टिके। हमारे कॉल ऑफ फेल में कोई तजाद नहीं। आज अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस हमें ऐवान में इतनी ज्यादा तादाद में होने के बावजूद भी पीडीपी अगर ऐवान की इस वक्त ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई है, तो उसकी वजह सिर्फ यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ जो वादे चुनाव के दौरान किए थे, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद उन वादों को भूल चुकी है। जहां 200 यूनिट फ्री बिजली की बात की जा रही थी, वहीं उमर अब्दुल्ला साहब ने सबों को स्मार्ट मीटर लगाने की जो है वो हुक्मनामे जारी किए। और बहुत सारे ऐसे मामला हैं जहां ऐसा लगा और लोगों ने चंद ही महीनों के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कटघरे में खड़ा कर दिया कि जनाब, चुनाव के दौरान तो आपने बड़े बड़े वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ। और यही वजह है कि पीडीपी आज भी, जम्मू कश्मीर की बात करें तो खासकर कश्मीर में, आज भी लोगों की पहली चॉइस सिर्फ 3 महीने के अंदर की सरकार के बाद बन चुकी है। क्योंकि जो वादे, जो मैनिफेस्टो हमारा चुनाव के दौरान था, उसी मैनिफेस्टो पर आज भी हम बात कर रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अब कोई एजेंडा रहा नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के रिमोट कंट्रोल पर काम कर रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से एक दूसरे की बातों का समर्थन। पहले आप कह सकते थे शेख साहब ये बात, लेकिन कहीं ना कहीं अब तो ये लग रहा है कि पीडीपी ने सेम प्लेटफॉर्म पर फिर ला करके खड़ा कर दिया, क्योंकि आज एलजी की वो तनकीद करते नजर आए। डिप्टी सीएम ने सीधा तौर पे, मजबूरी है, देखिए उमर साहब की मजबूरी है। उमर साहब को दोबारा लोगों के दरमियान तो जाना है। वो एलजी साहब को बराए नाम उनकी तनकीद करेंगे तो और क्या करेंगे, क्योंकि वो चंद ही महीनों में एक्सपोज हो गए हैं। अब जो वो सिर्फ लेपापोती कर रहे हैं कि नहीं जी हम भी एलजी साहब के या हम भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम नहीं करें। आप मुझे बताइए, चुनाव के दौरान आपका एजेंडा आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन था, आप 35A की बहाली की बात करते थे, और चुनाव के बाद इक़्तिदार जब आपने संभाला, आपने स्टेटहुड की डिमांड करनी शुरू कर दी। अब अगर दोबारा आप 370 की बात कर रहे हैं तो पीडीपी ने आपको मजबूर किया। अवाम इतनी नासमझ नहीं है, उन्हें सब कुछ पता चल रहा है। चलिए, आज मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए शेख नासिर साहब, हो सकता है बिल्कुल आपकी पीडीपी की सियासी तौर पे ये जीत हो और इसका कितना भला होना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे समझूंगा कि ऐसा क्यों है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं 13 जुलाई 1931 के मामले की तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं उस मामले में पढ़ूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं हिस्ट्री का कोई टीचर नहीं हूं। मैं आपसे
कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ना? अभी जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उस पर आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? 1931 में क्या हुआ था उस पर आज बात करना क्यों जरूरी पड़ गया पीडीपी को? देखिए, अगर हम तारीख को बुला दें, अगर हम अपने माजी को भूल जाएं, अगर हम अपने पास्ट को भूल जाएं, तो हम में और मतलब परस्त लोगों में कोई फर्क नहीं रहेगा। 13 जुलाई 1931 को क्या हुआ था जम्मू कश्मीर में पूरी दुनिया के लोगों को पता है। देखिए, एक शख्सी राज जम्मू कश्मीर के अंदर था। आज जिस ऐवान में भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके एलओपी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि सदन को चलने दो, वो एलओपी बने हुए हैं, या जितने भी इस वक्त मेंबरान असेंबली हैं, वो इसलिए आज उनको बोलने की जरूरत, हिम्मत और एक रास्ता दिया है, वो डेमोक्रेसी ने दिया, जमहूरियत ने दिया। अगर आज जम्मू कश्मीर में जमहूरियत नहीं होती, जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी बहाल नहीं हुई होती, तो आज ना हमारे ऐवान होते, ना इस तरह की बातचीत होती। और एक शख्सी राज के खिलाफ अगर लोगों ने कुर्बानियां दी और जमहूरियत को बहाल किया, देखिए वो कुर्बानियां किसी एक तबके के लिए नहीं थी, वो हिंदू मुसलमान वाली उसमें बात नहीं थी, वो जमहूरियत की बहाली के लिए बात थी, वो शख्सी राज के खिलाफ लड़ाई थी। और उन्हें हम शहीद नहीं कहें तो और क्या कहेंगे, जिन्होंने हमें ये सम्मान दिया, हमें जमहूरियत दी, हमें बात करने का एक प्लेटफॉर्म दे दिया, और आज हम उनको भूल जाएं और फिर आगे चलने की बात करें। अपनी माजी को भूलने वाले लोग, अपने पास्ट को भूलने वाले लोग, अपने उन बुजुर्गों के एहसानात को भूलने वाले लोग एहसान फरामोश कहलाए जाते हैं। और 13 जुलाई की बात कोई ये गड़े मुर्दे नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की तारीख है। आप जो मर्जी करें, भारतीय जनता पार्टी जो मर्जी करे, भारतीय जनता पार्टी दफा 370 को खत्म करे, जो मर्जी करे, लेकिन तारीख बदल नहीं सकते। किसी भी इंसान में इतनी जरूरत नहीं है कि वो हिस्ट्री को बदल सकता है। हिस्ट्री है, और हिस्ट्री यही है कि जम्मू कश्मीर में अगर जमहूरियत बहाल हुई, जम्मू कश्मीर में अगर शख्सी राज खत्म हुआ, तो 13 जुलाई 1931 का वो वाकया था जिसने यहाँ लोगों में बेदारी पैदा की और यहाँ जमहूरियत बहाल की। और इसके एहसानमंद हम लोग हैं, और इसका फल आज भारतीय जनता पार्टी भी खा रही है, हम सब लोग खा रहे हैं। आज हमारे जम्मू कश्मीर में जमहूरियत है, वो सिर्फ 13 चलिए उस चीज को भी हम याद कर लेते हैं। शेख अवैस साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेकेएनसी से। अवैस साहब, आज पीडीपी ने आपको अपने हुकूक अवाम के ताल्लुक से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला दी? नहीं आमिर जी, पहले तो आपका सलाम। मुझे तो और ये जो पैनल में बैठे हैं इनको भी मेरी तरफ से सलाम, और नाजरीन को भी आदाब और सलाम। मतलब हमें ये पीडीपी वाले याद दिलाएंगे, मतलब आई डोंट रियली गेट दिस, लाइक यू नो, कि एक तो रमजान का टाइम चल रहा है और आई एम फास्टिंग, यू नो, तो मैं जरा धीमे से ही बोलूं कि ये इनको पहले ना कौम से माफी मांगनी चाहिए। ये जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि 3 महीने में ही रिजल्ट जी दिखाया गया है, अवाम ने हमें आईना दिखाया है, वो तो पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम के सामने है कि यू नो कि सबसे बड़ी गद्दारी 370 को भेजने वाले, 35A को भेजने वाले वो पीडीपी वाले है। वो तो उसमें कोई तो मतलब कोई सवाल ही नहीं है उस चीज को लेके, कैसे इन्होंने रोड मैप डिजाइन करके दिया, कैसे आज ये यू नो रास्तों पे आ रहे हैं। इनको पता है जम्मू कश्मीर की जनता मतलब ये चीजें जानती ही नहीं है। ये जो ओल्ड फैशन मतलब यू नो जो ये करते हैं, इनको बोलिए कुछ नया कीजिए आप, यू नो, जिससे जम्मू कश्मीर, पहले तो चाहिए इनको जम्मू कश्मीर की आवाम को ये माफी मांगे, फिर ये अपनी सियासत को बहाल करे। वो कम से कम लोगों में वो समझ आ जाएगी फिर कि चलो इन्होंने सबसे बड़ा ब्लंडर किया हिस्ट्री के अंदर, हम फिर वो लोगों तक है, वो उनको माफ करे या ना करे वो फिर उन तक है। बट इनको पहले चाहिए कि इनको जम्मू कश्मीर की आवाम को माफी मांगनी चाहिए, फिर ये बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए। और ये सरकार हमें ना सिखाए कैसे चलानी है, कैसे क्या करना है। हम वादाबंद है ना कि पीडीपी के लोगों के, जिनकी वजह से शेख अवैस साहब, कौन डिक्टेट करा रहा है आपको कि हुकूमत कैसे चलनी है, कौन कैसे नहीं चलनी है? सवाल उस पर कायम होता है कि डिक्टेटर कौन था, या फिर जो धोखा देने वाले हैं वो कौन थे। सवाल ये है कि आखिर एलजी आज इतने बुरे क्यों लगने लगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो सारी बातें याद दिला दी गई है या याद आने लगी है पीडीपी की तमाम तर कोशिशों के बाद कि भाई अब तुमको उतना ज्यादा फायदा नहीं है, आगे बढ़ करके ज्यादा जो कुर्बत हासिल करने की कोशिश करो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, वापस आओ और जम्मू कश्मीर की आवाम की रहनुमाई करो?
आमिर जी, देखिए, मैंने आपके चैनल पे ही, मुझे याद है, आप इससे पहले भी आपकी डिबेट में कहा है कि पॉलिटिक्स एक हिकमत अमली का काम है। ये सड़क पे आके चलाने से कुछ नहीं पॉसिबल है। आपके सामने बड़ी एग्जांपल्स है अभी कंट्री के अंदर। हमारे फार्मर्स जो बेचारे सड़कों पे आए, उनके ऊपर से गाड़ियां चढ़ाई, फिर उनकी अभी तक कोई सुनवाई ही नहीं हुई। हर एक चीज का एक हिकमत होता है, एक वे होता है, एक रोड मैप होता है। हमें वो पीडीपी से हमें वो सीख नहीं चाहिए कि हमें जो चलाना है जम्मू कश्मीर को, या जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जो हमने प्रोमिसेस किए हैं वो कैसे हमें फुलफिल करने हैं। वो अभी इंशाल्लाह कल बजट उमर साहब पेश करेंगे, वो आप लोगों के सामने भी रहेगा। और आने वाले टाइम में कैसे हम अपने जो हमने प्रोमिसेस किए हैं वो हम फुलफिल करेंगे। तो अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। बट इनका ये बैठना, इनके पास बेचारों के पास है भी नहीं कुछ, इनको दुकान खुली रखनी है सियासत हो सकता है सलादिया साहब इस चीज को जो है बेहतर अंदाज से समझ में आगे क्या कुछ होना है। सलादिया साहब, अब आगे क्या होगा उस पर हम शायद विचार ना भी करें, लेकिन हाँ इतना जरूर हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब सुर बदलने लगे हैं। एलजी के बारे में जिस तरीके की 3 शब्द मैं आपको बता देता हूं, 370 के हवाले से उन्होंने कही कि 370 हटाने का एक फायदा गिनवा दे सरकार की, क्या फायदा हुआ और क्या ये सारी चीजें डेवलपमेंट के 370 के रहते हुए नहीं हो सकती थी। और एलजी ऐसा क्यों खुतबा दे रहे थे जैसे प्रेसिडेंट दे रहे हो पार्लियामेंट में, वो जम्मू कश्मीर की चीजें क्यों नहीं गिनवा रहे थे। उसके अलावा 2019 से पहले ही सारे के सारे काम शुरू हुए, यानी कि जो भी डेवलपमेंट के काम आप लोग गिनवाते हैं ये सारे काम 2019 से पहले ही हो गए थे, दस्तखत किसी और के थे। काम कहां तक पहुंचा था मुझे नहीं मालूम, ये शायद आप बता पाए। सलातिया साहब, मैं उनको एक छोटी सी हिस्ट्री बता दूं कि जो 5 अगस्त 2019 को जो हिस्ट्री दोहराई गई है, अब वो भूल जाए कि वो उसको कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा या कुछ द्वारा 370 वापिस आ जाएगा। वो हिस्ट्री बन चुकी है और वो हिस्ट्री रहेगी। अलबत्ता जो आपने कहा कि सीएम साहब ने अभी जो बातें कही हैं असेंबली में, जी जी, यकीनन जो उन्होंने कहा है कि वो कोई ऐसे काम गिना दें कि जो इस 2019 के बाद हुए हैं या हो सकते हैं, मगर जो उन्होंने कटाक्ष किया है उस पे एलजी साहब पे अभी, तो मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब, सीएम साहब एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं और बात को समझते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने जम्मू कश्मीर को चलाना है तो यकीनन केंद्र में सहयोग चाहिए। और केंद्र में हमेशा ही मोदी साहब ने ये कहा है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये जो उस चीज को दोहराया जाता है। और वो जम्मू कश्मीर में कभी भी मोदी गवर्नमेंट ने कभी भी हमेशा उनको 2 आंख से देखा है, चाहे वो जम्मू हो चाहे वो कश्मीर कौन हो। तो उसको यहाँ पर भी जो डेवलपमेंट होगी वहां पर भी होगी। तो उमर साहब को पता है कि हमें मिलकर चलना होगा। यकीनन वो बातें जो कहते हैं वो पॉलिटिकली हो सकती हैं, लोगों को खुश करने के लिए, कश्मीर को लोगों को खुश करने के लिए, अपने एमएलएस को खुश करने के लिए वो कह सकते हैं इन चीजों को, मगर उनको पता है कि अगर मुझे यहाँ सरकार चलानी है और अच्छे तरीके से चलानी है और जो मैंने वादे किए हैं, जो मैंने मैनिफेस्टो में जो चीजें कही हैं उनको करना है, तो वो हमेशा केंद्र की सपोर्ट से ही होगा और केंद्र भी पीछे नहीं हटेगा। ये मैं आपको आमिर साहब बता दूं कि केंद्र कभी पीछे नहीं हटेगा। वो आपके अवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए हमेशा तत्पर रहता है और काम करने के लिए हमेशा आगे रहेगा। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं। अब वो कहते हैं कि 2019 के बाद क्या किया, तो ये तो पूरा अवाम जानता है कि क्या हुआ है, कितने डेवलपमेंट वर्क्स यहाँ पर आ रहे हैं या हो रहे हैं। नहीं तो क्या लगता है सलातिया साहब को कि ये सारी चीजें जो भी हो, मतलब आपकी अल्फाज से जो चीजें मैं निकाल पाया कि वो क्या बीजेपी ये कह रही है कि जो करना है करो, जितना उछलना है उछलो, फाइनली आउटपुट तो यहीं से जाएगा। ये तो देखो आप भी समझते हैं इसको बात को कि पैसा तो जहाँ से केंद्र से ही आएगा। या हमारे पास जम्मू कश्मीर में इतना अपना टूरिज्म, अब ठीक है टूरिज्म बड़ा है, 2 साल में आपको पता है 2-2.5 करोड़
यहाँ पर टूरिस्ट आए हैं, तो ये भी एक मोदी साहब की देन है कि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आए और ये सेल्फ डिपेंडेंट बने। ऐसी बहुत सी योजनाएं उन्होंने यहाँ पर ला रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो वो उनकी कोशिश तो यही है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो और जम्मू कश्मीर अपने उस बलबूते पर चले। मगर अभी ये नया स्टेप है तो उसमें सपोर्ट चाहिए केंद्र की। बिल्कुल, देखिए इसमें जो रूल रेगुलेशन है उसमें तो किसी को शक नहीं है, और मसला सब मैं समझता हूं कि वो सारी चीजें रूल रेगुलेशन के तहत आती है। सवाल जो जहां पे पेच फंसता है वो है आइडियोलॉजी का, क्योंकि अभी बीजेपी अपने आइडियोलॉजी के साथ फ्रंट पे है, पीडीपी एनसी अपने आइडियोलॉजी के साथ, जाहिर है कि वो जम्मू कश्मीर को ही रिप्रेजेंट करेंगे, वो अच्छा हो बुरा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि वो उससे हट नहीं सकते। तो अभी आइडियोलॉजी की जो जंग चल रही है, बीजेपी अपने आप को कहां देख पा रही है, आने वाले टाइम पे कैसे इन तमाम तर चीजों को टैकल करेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उनकी जो सोच है या उनके साथ जो बीता हुआ है उसे बदल दिया जाए। देखो, आइडियोलॉजी की बात है, हम अपनी आइडियोलॉजी पे अड़ेंगे हैं, हम कहीं उससे पीछे नहीं हटेंगे। जो चीजें सूट करेंगी जम्मू कश्मीर के लिए उसमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा सपोर्ट करेगी। मगर अगर कोई कहेगा, जैसे अभी बयान मैंने आपको डिप्टी सीएम का जी हाँ, अभी हमने चलाया था वो बयान, जो आपने बयान चलाया वो बयान मैं कह सकता हूँ उसको तो एनसी ने भी कंडेम करना चाहिए कि एनसी अगर ये कहे कि एनसी का बयान है, या तो ऑफिशियली एनसी कह दे कि ये हमारा ऑफिशियल बयान है। ठीक है, डिप्टी सीएम ने बयान दिया, डिप्टी सीएम अपने पर अड़ेंगे, वो तो ठीक है। वो तो अगर वो डोगरों के ऊपर उन्होंने बयान दिया है कि डोगरा शासक जो था वो गद्दार था, वो था उसको कह सकते तानाशाह था, डिक्टेटर था, तो अगर बयान दिया आपने, उस बयान सुना है? नहीं, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं यहाँ पे। शेख वैस साहब से मैं पूछूंगा कि आखिर अगर वो तानाशाह थे तो आप, इसका मतलब है कि उस दिन छुट्टी नहीं मनाएंगे और उस दिन आप तमाम तर काम करते रहेंगे, उस पर क्या सोच है, विचार है, वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल शेख नासिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, क्या जम्मू कश्मीर की आवाम वही सोच रही है जिस तरीके से आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं आवाम को असेंबली के अंदर? क्योंकि असेंबली के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मिसाल के साथ मैं दे सकता हूं, जिसमें आवाम की नुमाइंदगी तो नहीं हो रही है कहीं भी। देखिए, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता की एक बात का जवाब देना चाहूंगा जी। सबसे पहली बात, मुझे बड़ा अफसोस होता है, उन्होंने अपनी बात रखने से पहले कहा कि रमजान है और मैं रोजे से हूं, लेकिन रमजान में रोजे रखने के बाद इस तरह से झूठ कहना काफी अफसोसनाक बात है। इनके कहने का मतलब ये था कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के लिए पीडीपी को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं और ये कहते हैं कि हमने एक रोड मैप भारतीय जनता पार्टी को दिया। 1996 में इनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आज इनके पास मेजॉरिटी है। तब उमर अब्दुल्ला साहब को जरूरत क्या थी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने की? उमर अब्दुल्ला साहब की सियासत भारतीय जनता पार्टी के स्कूल में परवान चढ़ी है, वो वहां से सियासत सीख करके आए हैं। हमने अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई, हमने उन्हें अपने एजेंडे पर चलाया, आर्टिकल 370 के साथ कोई छेड़छाड़ होने नहीं दी, बल्कि पीडीपी का जो एजेंडा था, जो एजेंडा ऑफ अलायंस हमने बनाया, उस पर भारतीय जनता पार्टी को चलने पर मजबूर किया। और भारतीय जनता पार्टी को जब लगा कि उनके डिजाइन, उनके जो इरादे हैं वो बीडीपी के साथ रहते हुए पूरे नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने हमसे भाग गए और वो सरकार गिर गई। उसके बाद जब उसके बाद आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हुई, सबसे ज्यादा वार तो पीडीपी पर हुए। हमारे दर्जनों लीडर्स, एमएलए उनको निकाला गया। शेख नासिर साहब, देखिए आपके साथ जो हुआ उससे कोई इनकार नहीं कर रहा। सवाल ये है, मैं बिल्कुल जवाब लूंगा अपने सवाल का। आपने जो बीच में कहा कि जो उमर साहब हैं, सीएम उमर साहब, वो बीजेपी के स्कूल के प्रोडक्ट है। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके की आप ये कह रहे हैं, आपको कहना क्या है कि जो अभी हुकूमत चल रही है बीजेपी का ही दूसरा रूप है? आवाम के मफाद। मुझे एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के जो होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि जैसे हालात सामान्य होंगे हम स्टेटहुड वापस दे देंगे, जबकि हमारी मांग आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन की थी और उमर साहब ने सत्ता संभालने के बाद ही स्टेटहुड मांगना शुरू कर दिया। वही डिमांड जो भारतीय जनता पार्टी करते। उमर साहब को मोदी साहब के आने पर कश्मीर के आसमान में बादल का एक तिनका नजर नहीं आया। तो आप इसे क्या समझते हैं? ये प्रेम जो भारतीय जनता पार्टी का नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के दिलों में जाग गया है, ये क्या है? इसका तो हमें जवाब चाहिए। अब रही बात सदन के अंदर जो आप कह रहे हैं कि
क्या पीडीपी लोगों की वाकई में तर्जुमानी करे? देखिए, नंबर मैटर नहीं करता है। हम उस अकीदे को फॉलो करते हैं जहां 313 ने एक लश्कर को मात दी है, और हम नंबर पे यकीन नहीं करते। हमारे 3 ही इनके 30 पर भारी है। और देखिए, हमने लोगों के साथ चुनाव के दौरान जो वादे किए हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो था, उससे एक रत्ती बराबर भी पीडीपी के लीडर्स, पीडीपी के रिप्रेजेंटेटिव बाहर नहीं है। हमने जो लोगों से बातें की, हमने आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन का वादा लोगों से किया, मैनिफेस्टो हमारा था, और सबसे पहले हमने वही रेजोल्यूशन असेंबली के अंदर पहले सेशन में डाला। हमने कहा शराब पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए, और इनके एक नेता ने कहा नहीं, यहां इससे टूरिज्म पर फर्क पड़ेगा। हमने कहा शराब पर पाबंदी होनी चाहिए। हमने लैंड को लेकर के बिल लाया। हमने कहा, हमने इनके शेख साहब के लिए कहा, देखिए शेख साहब एक कदावर लीडर थे जम्मू कश्मीर में, कोई दोहराई नहीं। वो देखिए नासिर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि शेख अब्दुल्ला वाली छुट्टी जो है आपने कही, मैं वेलकम करता हूं इस बात का, क्योंकि आप दूसरी पार्टी का होने के बावजूद भी आपने जेकेएनसी की एक बहुत बड़ी बात कह दी, खुद से कही। सवाल वो नहीं है, सवाल सिर्फ इतना है कि आप वो सेंसिटिव मैटर पे हिट क्यों कर रहे हैं जिसकी वजह से अवाम सीधा आपकी तरफ चली आए। उन मैटर पे क्यों नहीं हिट कर रहे हैं जिसकी वजह से? सीधी सी बात है, जम्मू कश्मीर में बिजली, पानी, सड़कें, ये समस्या तो है, लेकिन जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान से मुख्तलिफ समस्या यहाँ की है। जम्मू कश्मीर में जब तक अमन की बहाली नहीं होगी, जम्मू कश्मीर के जो कोर इश्यूज हैं जब तक वो रिजॉल्व नहीं होंगे, बिजली, पानी, सड़क तो बाद में आती है। यहाँ पीस और प्रॉस्पेरिटी तभी होगी जब जम्मू कश्मीर के बड़े इश्यूज रिजॉल्व होंगे। जम्मू कश्मीर का बड़ा इशू आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन है, यहाँ पीस की रेस्टोरेशन है। यहाँ इस वक्त हजारों की तादाद में नौजवान बाहर के कैदों में बंद है। आप मुझे बताइए, हम सड़क, बिजली, पानी की बात तो करेंगे, लेकिन उस माँ को आप क्या जवाब देंगे जिसका लाल पिछले कई सालों से मुल्क की किसी जेल में बंद, नजरबंद है? उसे आपके बिजली, पानी से कोई जरूरत नहीं है। उसे तो अपना बेटा चाहिए सामने जो किसी उस पर ऐसे चार्जेस लगाकर उसे मुल्क की किसी, यानी कि जम्मू कश्मीर के आवाम की आवाज अब बन रही है पीडीपी, ठीक है? जम्मू कश्मीर के सेंसिटिव इश्यूज हैं, इसलिए आपको लगता है ये सेंसिटिव इश्यूज है ऐसे? हाँ, बिल्कुल, मुझे इस वजह से भी लगता है शेख साहब, क्योंकि देखिए 1931 का मामला, हम उससे इनकार नहीं कर रहे कि लोगों के साथ गलत हुआ, अच्छा हुआ। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म नहीं हूं, हालांकि मैंने ये हिस्ट्री पढ़ी है बहुत बारीकी से, लेकिन उसके बावजूद मैं इस लायक नहीं समझता कि यहां पे कोई टिप्पणी करूं, क्योंकि अगर यहां पे उससे बड़े इश्यूज हैं हमारे सामने में, तो उस चीज को हम बाद में देख लेंगे, पहले इस मुद्दे पे भी गौर करेंगे जो अभी फिलहाल है। खैर, मैं इससे परे हट करके अवैध साहब आपसे इसका रद्द अमल चाहूंगा, क्योंकि मुझे तो जानना है कि कौन से स्कूल के पढ़े थे उमर साहब, कौन बीजेपी का वो कौन सा स्कूल था? ये वही स्कूल है, मतलब आप देखिए, आईटी नहीं देखिए, जिन बच्चों की आज ये बात कर रहे हैं, 12,000 एफआईआर इन्होंने वापस लिए। मैं तस्लीम करता हूं उस चीज को। इन्होंने ही 25,000 बच्चों को एफआईआर दिया। 12,000 एफआईआर निकालने वाले, 25,000 एफआईआर देने वाले यही लोग बात करते हैं बड़ी बड़ी बिल को लेके, इसको लेके। मुझे एक चीज बताइए आमिर जी, 2016-2017 क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 बिलें इनके सामने पेश नहीं की उस टाइम पे, जिस बात पे आज ये उछल रहे हैं? क्या इन्होंने उन बिलों को देखा भी? क्या इनको वो टाइम याद नहीं आता? मुझे एक चीज बताइए, पावर में अगर मैं इनका टाइम देखूं, 2 चीफ मिनिस्टर इनके पार्टी ने भी दिए। मुझे एक रेजोल्यूशन बताइए जो इन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए लाया। हमने रेजोल्यूशन ऑटोनॉमी को लेके पेश किया, चाहे वो काट के उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया, बट हमारी नीयत साफ थी, हमने रेजोल्यूशन लाया। हमने प्रॉमिस किया स्टेटहुड का रेजोल्यूशन लाएंगे। पहले ही कैबिनेट में हमने पहला रेजोल्यूशन लाया, 370 स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन लाया। आप मुझे बताइए कि हमने बातें नहीं की, हमने रेजोल्यूशन लाए। मुझे बताइए, 2 टाइम में चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने कभी भी कौम के लिए कोई रेजोल्यूशन लाया? इन्होंने लाया क्या? इन्होंने जीएसटी लाया? इन्होंने लाया क्या? इन्होंने आपसा लाया? देखिए वो चीजें क्यों है वो छोड़ देते हैं अवैध साहब। सवाल ये है कि अभी बीजेपी के लिए, पीएम मोदी के लिए आपका प्रेम इतना क्यों जग गया है जिसकी वजह से सवाल उठा रही है पार्टियां?
आमिर साहब देखिए, रियलिटी इनको जम्मू कश्मीर के अवाम ने दिखाया। जो ये 3 सीटों पे आज बैठे, उनको भी पता है ये ड्रामा जो ये कर रहे हैं, इनका ये बड़ा ओल्ड फैशन हो चुका है। इसलिए मैं इनको कह रहा हूँ। शेख अवैस साहब, मैं माफी चाहता हूं आपको बीच में टोकने के लिए। क्या आप भूल गए कि आपके एमपी ने कहा था कि आज जिस धर्रे पे आप चल रहे हैं, कल होकर के ऐसा ना हो कि पीडीपी चूंकि इस पे चली थी और उसको खमियाजा भुगतना पड़ा और आपको भी भुगतना पड़े। क्या आप भूल रहे हैं इस चीज को? नहीं, देखिए, वो जिस एमपी साहब की आप बात कर रहे हैं, वो उनका अपना एक हमारी पार्टी में भी एक अंदर एक डेमोक्रेसी है, हक है सबको बोलने का, उससे अपना पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं सिर्फ कि आज अगर उनका तीन सीट है उनके पास, तो कल 28 सीटें भी थी और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये 30 में बदल जाए। वो कौन जानता है, शायद इस पे हम बहस भी ना करें। देखिए, कौम को, जम्मू कश्मीर के अवाम को झूठ बोल के, मैं कह रहा हूं कि इवन फॉर दैट मैटर हमारी पार्टी, हम अवाम हमें कटघरे में खड़े करे कल के डेट पे। अगर हमने प्रोमिस किए, हम वादा बंद है हमको। चलिए, आज आपने कहा, उमर साहब ने सेम जुमला कहा था आज असेंबली के अंदर 5 साल लगेंगे। मैं आपसे ही समझूंगा कि आखिर अवाम ने आपको 5 साल के लिए जरूर चुना है, लेकिन ये थोड़ी ना कहा भाई आप उनके बिजली पानी बेसिक मसले का हल 5 साल में निकाल करके लाइए। तो फिर क्या फायदा? लोग तो 5 साल, ये तो कभी सोचा भी नहीं था जब लोगों ने वोट किया था आपको। तो मैं लोगों की तरफ से सिर्फ ये जानने की कोशिश करूंगा, ये 5 साल का वादा बंद क्यों है आप? आमिर जी, जो भी प्रोमिसेस उमर साहब का कहने का जो मतलब, जहां तक हम समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूं, इट वाज लाइक कि जो भी हमने प्रोमिसेस और वादे किए हैं जम्मू कश्मीर के अवाम से, वो हमें 5 साल के बाद कटघरे में खड़े कर सकते हैं। अगर हम वादाबंद नहीं रहे उनके प्रोमिसेस के टुवर्ड्स, वो हमको जिस तरह अवाम पावर में आपको ला सकती है, वैसे आपको गिरा सकती है। चलिए, हाँ, ये बात तो है, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे आप जी बात मुकम्मल कर लीजिए आप। जब इंशाल्लाह 5 साल मुकम्मल हम कर लेंगे तो देखा जाएगा। ठीक है, सलादिया साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा इस सवाल के साथ। देखिए, ये जस्टिफिकेशन इस वजह से भी मैं नहीं मान सकता, क्योंकि अवाम ने भले ही 5 साल के लिए, मैं जरूर जवाब लूंगा आपसे, लेकिन अवाम ने भले ही 5 साल के लिए चुना हो, क्योंकि देखिए अवाम 5 साल तक अपनी प्रॉब्लम को लेकर के नहीं ढोएगी और अवाम जानती है इस बात को, आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। सलादिया साहब, मैं आपसे इससे अलग हटकर एक सवाल जानने की कोशिश कर रहा था कि इस वक्त जो सेंसिटिव इशू पर हिट किया जा रहा है, क्या जरूरत है सर? अवाम के मुद्दे को हल करिए ना। आप लोग अवाम के जज्बात से क्यों खेल रहे हैं? मैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों से जानने की कोशिश करूंगा। आप एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का एक हिस्सा हैं, चाहे आप किसी को गद्दार करें या आपको कोई गद्दार करे, बात तो वहीं आएगी। आप किसी को पर्सनली हिट करने के बजाय अवाम के मुद्दे को हल क्यों नहीं करवा रहे? मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि पीडीपी और जो एनसी है जी, वो एक वर्ड है नूरा कुश्ती, सुना होगा आपने वर्ड ये? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ये इनकी आपस में नूरा कुश्ती है। ये आपस में ही अब ये फैसला कर रहे हैं कि कौन पार्टी लोगों का काम करेगी, कौन नहीं करेगी। मगर मैं ये बता दूं कि अभी आपने जो बात कही है कि मूल मुद्दों पर कैसे काम किया जाएगा, बिल्कुल, तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिला है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दायित्व है कि लोगों को जमीनी स्तर पे काम करना। ठीक है, अब कल बजट पेश होना है और उसमें क्या चीज उमर साहब, क्या सीएम साहब क्या पेश करते हैं और कैसे पेश करते हैं। मगर यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तत्पर है कि वो अपने जितने भी मूल मुद्दे हैं, चाहे पब्लिक की जितने भी ग्राउंड लेवल के भी काम है, उनको हल करने में, उनको हल करवाने में कहीं पीछे नहीं है। मगर बात यहाँ पर ये आएगी कि वो सरकार अब उमर साहब के हाथ में है। उमर साहब को चाहिए कि अब वो कैसे इसका डिजाइन करते हैं, इसको पब्लिक में कैसे जाएंगे और पब्लिक का काम कैसे होगा, वो तो वही बता सकते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी तो इतने नंबर्स नहीं है कि वो मेजॉरिटी में बैठे हैं। तो मेरा मानना है कि हमारी तो, मैंने पहले भी कहा कि जैसे केंद्र से जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट देगा।
और उन चीजों पे काम करें ठीक ना। है, तो वो जब मुद्दे आएंगे, यानी कि जब केंद्र वाला मुद्दा और बेसिक चीजें सहूलतों की बात आएगी और वहां पे अगर आपने नहीं किया तो जरूर आपसे भी सवाल करेंगे हम इस सिलसिले में। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरीके से गद्दारी वाली बात वहां पे कहीं ना कहीं चीजें अटकी हुई नजर आती हैं। शेख नासिर साहब, मैं आपसे समझूंगा, आप चाहें तो जवाब दें सलातिया साहब का और शेख अवैस साहब। देखिए, सलातिया साहब का कहने का ये मतलब है कि हमें लोगों ने मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन तय करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोगों के काम करने हैं या नहीं करने हैं। तो अजीब सी बात है। तो उन्हें अगर लोगों ने, जम्मू प्रोविंस के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ हंगामा करने के लिए असेंबली में नहीं भेजा है, और असेंबली में भेजकर एक जो गैप जम्मू और कश्मीर के दरमियान एक गैप था जिसको मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने ब्रिज किया था, अलायंस भी उसका एक कारण था, उस गैप को फिर ये वाइड कर रहे हैं। ये आज जो डोगरा और बाकी चीजें लेकर के आ रहे हैं, ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर के दरमियान दूरियां पैदा करते हैं। ये तो नफरत की सियासत करते हैं, हमें इनसे और कोई ज्यादा तवक्का नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, वो ये कहे कि हमें 5 साल के बाद हमसे हिसाब लिया जाए, यानी 4.5 साल हम ऐश करेंगे, हम 4-4, 6-6 फॉर्च्यूनर गाड़ियां बुक करेंगे, बाकी चीजें करेंगे। खैर, बहुत एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। उसके बाद हम जो है लोगों के काम आखिरी समय में करेंगे और उसके बाद लोगों के दरमियान जाएंगे। अवाम ने इसलिए मैंडेट नहीं दिया कि आप 4.5 साल हमारे काम नहीं करेंगे और आखिर के 6 महीने में लेपापोती करेंगे। अवाम पिछले एक लंबे अरसे से एक सरकार की इंतजार में थे, क्योंकि काफी देर से चुनाव नहीं हो रहे थे, बहुत सारी उम्मीदें थी लोगों को, और उनको लगा कि शायद नेशनल कांग्रेस इस बार उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। लेकिन 4 महीने के अंदर ही लोगों को इस बात का यकीन हो गया है कि एक बार फिर वो बड़ी गलती कर गए हैं। एक ऐसी पार्टी को मैंडेट देकर के असेंबली में अपने मसाइल और अपनी मुश्किलात के अजाले के लिए भेजा है, जिसने न कभी जम्मू कश्मीर की परवाह की है और न आइंदा करेगी। और जम्मू कश्मीर को आज तबाही के जिस दहाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहुंचाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां से बाहर नहीं कर सकती है। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर पीस को रेस्टोर करना, और पीडीपी पहले भी करती आई और पीडीपी के पास ये एक बेहतरीन रोड मैप है जिससे जम्मू कश्मीर के अंदर एक पीस रेस्टोर होगा और यहाँ के लोगों की उम्मीदों और आशाओं पर जो है वो उनका आने वाला मुस्तकबिल होगा। ये अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता बात कर रहे थे कि उन्होंने आज तक कभी ऐसा रेजोल्यूशन नहीं लाया। मुझे नहीं लगता कि किसी भी सियासी कारकुन की इतनी शॉर्ट मेमोरी हो सकती है। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का दौर भले ही 3 साल का था, लेकिन जम्मू कश्मीर में सबसे सुनहरी और सबसे बेस्ट टेन्योर उसको माना जाता है, क्योंकि उस दौरान पीस रेस्टोर हुआ, उस दौरान आर पार का ट्रेड शुरू हुआ, उस दौरान जम्मू कश्मीर के जो नौजवानों के ऊपर मुकदमा थे उन्हें वापस लिया गया और तामीर और तरक्की हुई। उसके बाद जो 2014 के बाद सरकार बनी, उस दौरान भी ये FIR गिनवाते हैं, लेकिन ये इस बात को भूल रहे हैं कि उस दौरान भी हजारों की तादाद में नौजवानों को जो है वो राहत मिली, उन्हें जेलों से बाहर निकाला गया, हजारों की तादाद में FIR विड्रा किए गए। ये बताइए, इन्होंने क्या आज तक किसी एक कश्मीरी नौजवान का FIR विड्रा किया? हाँ, कोटा इन्होंने जरूर लाया, PSN ने जरूर लाया है। और उमर साहब का तो ये इलेक्शन से पहले कहना था कि अगर हमारी सरकार बनती मैं सबसे पहले PSA को खत्म कर दूंगा, और उसके बाद क्या हो रहा है आप खुद देखिए। लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस अब सिर्फ PDP को फॉलो करके लोगों के दरमियान फजूल का एक वो हवा बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, अगर आप 50 MLAs वाली पार्टी को 3 MLAs वाली पार्टी को फॉलो करने के लिए कह रहे हैं तो खैर इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, इतना जरूर कहूंगा और आप सभी से रिक्वेस्ट भी, वही तो लग रहा है, यही तो मैं कहना चाह रहा था कि असल में देखिए, चाहे बीजेपी 13 जुलाई के दिन मरने वाले लोगों, शहीद होने वाले लोगों को ट्रेटर कहे, या सुरेंद्र चौधरी उन डोगराज या डोगरा राजा को ट्रेटर कहे, गद्दार कहे, या फिर जो भी कहना है किसी को कह दे, कि कहीं ना कहीं सब के सब अपनी अपनी सियासत में लगे हुए हैं और इससे कोई शायद भला नहीं होगा, अवाम का भला नहीं होगा। कम से कम इतना जरूर है कि हाँ, आउटपुट कहाँ निकल रहा है लोगों के लिए, लोगों के जो मसाइल हैं वो कहाँ हल हो रहे हैं, उसके ऊपर हम जरूर बात करते रहेंगे। शायद इन खिचड़ियों को दोबारा मथने से कोई फायदा नहीं है और ज्यादा गंदगी फैलेगी। इस वजह से आज की बातें हम यहीं पे रोक देते हैं। और यही वजह कि महराज मलिक का नशे वाला स्टेटमेंट तो हमने आज इस वजह से जानबूझ करके शामिल नहीं किया, लेकिन फिर भी रोजाना असेंबली के इन बुनियादी नुकात पर कि क्या चल रहा है, क्या बात होनी चाहिए,
पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरान से हम बात करेंगे बहुत विनम्रता के साथ और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शेख वैस साहब बहुत शुक्रिया, शेख नासिर साहब बहुत शुक्रिया और सलातिया साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखिए बात आपके साथ अच्छा लगा करके, थोड़ा सा ऊंच नीच या थोड़ी सी अपनी राय या फिर बातें, इस तरह की एक इंसानी जज्बात है जो शायद हो जाते हैं, इसे कभी पर्सनली नहीं लीजिएगा क्योंकि आवाम का भला आप भी सोचते हैं और हम भी सोचते हैं और यही हम सभी का मोटो होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मेरी इजाजत। देखते रहिए कैसट टीवी। आदाब।